Guys, I need your attention. Let's solve a lot of questions today because it's a very lengthy class. ठीक है? Figure 6.1 is the view from the above of a stationary magnet and a small compass on a lab bench. Okay, so apparently we happen to have a magnet और उसके पास एक plotting compass रखा हुआ है. हमें पता है कि प्लॉटिंग कंपस की जो नीडल होती है, अगर मेरे पास ये प्लॉटिंग कंपस है तो ये जो नीडल होता है, ये नीडल खुद नॉर्थ पोल होता है और उसका दूसरी साइड साउथ पोल होती है. ये आपको पता होना चाहिए. ठीक है, तो हमें पता है कि इसमें हमारे पास लेफ्ट हैंड रूल अभी कुछ भी नहीं लगेगा. अभी जरा देखते हैं इसके अंदर. पहले मुझे बोलता है कि स्टेट द मटेरियल फ्रॉम विच द कंपस नीडल इज मेड. अब सबसे पहली चीज़ है कि आपके पास फिलहाल दो मटेरियल पे हम लोग फोकस करते हैं. एक होता है आयरन और एक होता है स्टील. आयरन ऑलवेज फॉर्म्स अ सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल, यानी आयरन जो होता है टेम्पररी मैग्नेट बनाता है, लेकिन स्टील फॉर्म्स अ परमानेंट मैग्नेट. और इसने मुझे बोला है कि स्टेट द मटेरियल फ्रॉम विच द कंपस नीडल इज मेड. इसकी जो नीडल है, इस कंपस की जो ये वाली नीडल आपको नजर आ रही होगी, ये किस चीज़ की बनी हुई होगी, स्टील की या आयरन की? स्टील की बनी हुई होगी, क्योंकि वी नीड अ परमानेंट मैग्नेट इनसाइड दिस. So obviously we are just going to go for steel option over here. सही है, यहाँ तक याद कर लो. सही है, कोई मसला नहीं था, easy part. फिर मुझे बोलता है describe how the small compass is used to plot magnetic field lines in the region surrounding the magnet. मुझे क्या करना है कि फील्ड लाइन को पूरा प्लॉट करना है इसके अराउंड. ये कैसे करेंगे? Any ideas? How do you think we should be doing this? बिल्कुल बिल्कुल, मतलब इसका कहने का मतलब ये है, ज़रा सुनो. आप एक काम करोगे, सबसे पहले एक आपके पास लेट दिस बी द प्लॉटिंग कंपस. ठीक है, मैं क्या करूँगा, इस प्लॉटिंग कंपस को मैंने पकड़ा, बल्कि इसको मैं थोड़ा साइज इसका छोटा कर रहा हूँ. दिस इज़ द प्लॉटिंग कंपस. इसको पहले मैंने इधर रखा. सही है, इधर रखने के बाद जैसे ही मैंने इसको इधर रखा तो मेरे पास इस कंपस नीडल जो होगी, इसके अंदर जो नीडल होगी उसका पॉइंटर चेंज होगा. यानी हमें पता है कि ये वाला पॉइंटर इस साइड पे आ जाएगा. फिर आप क्या करोगे कि इसका जो टेल एंड होगी उस पर एक मार्क लगाओगे. लेट दिस बी 1 पॉइंट एंड लेट दिस बी द 2 पॉइंट. यहाँ तक किया आपने, मार्क लगा दिया, मार्कर्स लगा दिया आपने. फिर उसके बाद क्या करोगे कि इसको उठाकर दोबारा से मूव करोगे, इस पोजीशन पे लेकर आओगे जहाँ पर इसका टेल एंड जो है वो 2 के साथ कोइंसाइड करे. फिर होगा क्या कि मेरे पास जो होगा, ज़रा सुन लो, इसके अंदर जो ये जो पॉइंटर होगा ये अपनी जगह चेंज करेगा. ये पॉइंटर जो होगा, लेट सपोज मेरे पास इस तरीके से हो गया. अगर ये पॉइंटर इस तरीके से हो गया तो आप क्या करोगे, ये जो पॉइंटर है आप इसको इस तरीके से एम करोगे इधर. जब आपने इसको इधर रखा, टेल एंड मैच करनी चाहिए सेकंड पॉइंट के साथ. फिर आप एक थर्ड पॉइंट इधर मार्क करोगे. फिर उसके बाद जो है फिर आप कंपस को उठाकर इधर रखोगे. आपका पॉइंटर हो सकता है इस साइड पे हुआ हो. फिर आप जो है फिर इधर फोर्थ मार्क करोगे एंड सो ऑन. ये करते चले जाओगे तो आपके पास इस तरीके से आपके पास जो होंगे वो पॉइंट्स आते चले जाएंगे. इज दैट क्लियर? डू यू अंडरस्टैंड दिस थिंग? 7, 8, 9, 10, फिर 11 और फिर ये 12. डू यू अंडरस्टैंड दिस आइडिया? फिर ये करने के बाद, टीडियसली करने के बाद, आप जो कंपस होगा उसको उठा के बाहर फेंक दोगे और फिर आप क्या करोगे, यू आर सिंपली गोइंग टू कनेक्ट ऑल दीज लाइन्स टुगेदर. इस तरीके से आप चले जाओगे. डू यू अंडरस्टैंड दिस थिंग? टू प्लॉट अ फील्ड लाइन. अब जाहिर सी बात है कि हमारे पास बहुत सारी फील्ड लाइंस होंगी, तो ये अगर आप ज़िंदगी में फारिग बैठे हुए हो, आपके पास और कोई काम नहीं है, लाइट भी नहीं है, नथिंग, नो एंटरटेनमेंट इन योर लाइफ, और मे बी यू आर इनसाइड अ सेल, यू कैन ट्राई डूइंग दिस फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ. सही है, ये बात समझ में आ गई? ठीक है, टाइम पास करने के लिए तो यही कर सकते हो आप. समझ गए? वेरी बोरिंग स्टफ बट समथिंग नीड्स टू बी डन. ये बात समझ में आ गई? क्लियर है? अब इसके बारे में हमें लिखना पड़ेगा. मैं इसका आंसर पहले लिख रहा हूं, आप फिर उसको कॉपी कर लो. ठीक है, ज़रा इधर नोटिस करो, मैंने लिखा है इधर, एक मिनट ज़रा सुन लो इधर. प्लॉटिंग कंपस इज प्लेस्ड नियर वन ऑफ द पोल्स. मार्कर्स आर प्लेस्ड एट द हेड एंड द टेल ऑफ द प्लॉटिंग कंपस एज डिस्कस्ड. Plotting compass is moved slightly, making sure the tail of the pointer aligns with the previous marker of the head. फिर उसके बाद क्या करोगे, continue doing this all around the magnet. Connect all markers to get a field line. Is that clear?
ये एक आपके पास आंसर है, इसका सैंपल आंसर है, इसको आप कॉपी कर लो. हाउ वुड यू प्लॉट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यूजिंग अ स्मॉल कंपास? सही है. Making sure the tail of the pointer aligns with the previous marker of the head. ठीक है. Next part, an unmagnetized iron bar PQ is placed near to the magnet on the lab bench. अच्छा इधर देखो, इसने क्या किया है कि एक आयरन बार है, उसके करीब एक मैग्नेट को लेकर आया है, करीब करीब लेकर आया है. इज दैट क्लियर? अब उसके बाद क्या होता है? फिगर शोज द 2 पोल्स ऑफ द मैग्नेट एंड पी क्यू. ठीक है, यू कैन क्लियरली सी दैट. अब जरा सुनो, मुझे बोलेगा यहां पर द आयरन बार इज इनिशियली एट रेस्ट. ओके, ये फिलहाल आयरन बार रुका हुआ है, ये आयरन बार रुका हुआ है. फिर उसके बाद कहता है एंड द मैग्नेट इज मूव टू द राइट वेरी स्लोली. इसने क्या किया कि इस मैग्नेट को पकड़ा और इस मैग्नेट को बहुत प्यार से राइट साइड पे लेकर गया. इसको करीब करीब लेता गया, करीब करीब लेता गया, लेता गया, लेता गया, लेता गया, एंड इवेंचुअली समथिंग हैपेंस और ये आयरन बार मूव करेगी. डू यू अंडरस्टैंड दिस थिंग? ये इसने एक कारनामा इधर किया. मुझे बोलता है व्हेन द मैग्नेट इज अ शॉर्ट डिस्टेंस फ्रॉम द आयरन बार मूव्स वेरी क्विकली टू द लेफ्ट टुवर्ड्स इट. एक्सप्लेन व्हाई द आयरन बार इज अट्रैक्टेड टू द मैग्नेट. अब इसको हम लोग डिस्कस करते हैं. हमें पता है कि भाई इस मैग्नेट की अपनी एक मैग्नेटिक फील्ड होगी. डू यू अंडरस्टैंड दिस थिंग? हमें पता है कि जो इसमें से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल रही होंगी वो कुछ इस तरीके से होंगी, स्प्रेड आउट हुई होंगी, यूं ही होंगी. डू यू अंडरस्टैंड दिस थिंग? जब ये दूर था तो मेरे पास कम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लग रही होंगी, और जब करीब आएगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कॉन्सेंट्रेटेड लग रही होंगी. इस पर होगा कि नहीं होगा? अब जरा सुनो, इसकी वजह से जब मैग्नेट को हम लोग आयरन बार के करीब लेकर आते हैं तो हमें पता है कि इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म होगी. इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म का मतलब यह है कि आयरन बार खुद एक मैग्नेट बनेगा. बनेगा या नहीं बनेगा? हमें पता है कि भाई मैग्नेट बन जाएगा ये. अब होगा ये कि यहां पर मेरे पास साउथ पोल बन रहा है और यहां पर मेरे पास नॉर्थ पोल बनेगा और यहां पर साउथ पोल बनेगा. अब सीधी सी बात है, बिकॉज ऑफ द इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म मेरे पास आयरन बार एक खुद मैग्नेट बन चुका है. लेकिन जरा सुनो, जैसे जैसे आप करीब आते जाते हो तो हमारे पास पुल फोर्स और बढ़ती जाएगी. लेकिन एक बात याद रखना, देयर इज हाउएवर वन फोर्स दैट इज प्रिवेंटिंग दिस फ्रॉम मूविंग. वो क्या हो सकती है? आयरन बार क्यों नहीं मूव हो रहा? फ्रिक्शन. एग्जैक्टली. अब जरा सुनो, हमारे पास इवेंचुअली द पुल फोर्स ओवर हेयर विल बिकम ग्रेटर देन द फ्रिक्शनल फोर्स. अब जब ये फ्रिक्शन फोर्स को ओवरकम कर लेगा ये मूव होगा. ये सारी डिटेल आपको इस आंसर में लिखनी पड़ेगी, फ्रिक्शन का भी जिक्र करना पड़ेगा आपको. डू यू अंडरस्टैंड दिस थिंग? ये बात समझ में आई? पहले क्या हुआ? पहला स्टेप क्या था कि भाई मैग्नेट आ रहा है आयरन बार की तरफ, आयरन बार के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड्स टकराएंगी तो इंड्यूस मैग्नेटिज्म होगी. इंड्यूस इज अ वेरी वेरी नाइस वर्ड दैट यू नीड टू रिमेंबर. इंड्यूस का मतलब है ये खुद मैग्नेट था नहीं लेकिन अब मैग्नेट बन चुका है. इसका जो साउथ फेसिंग जो साइड थी वो नॉर्थ पोल बन जाएगी. अट्रैक्शन बनना शुरू हो जाएगी. अगर अट्रैक्शन बनी तो अट्रैक्टिव फोर्स शुरू में फ्रिक्शन से कम होगी, फिर आहिस्ता आहिस्ता ये फ्रिक्शन के बराबर होगी. जैसे ही ये फ्रिक्शन के बराबर या फ्रिक्शन से एक्सीड करेगी इसके अट्रैक्टिव फोर्स, तो फिर जाहिर सी बात है मूव करेगा. डू यू अंडरस्टैंड दिस थिंग? ये बात समझ में आई या नहीं आई? क्लियर है? अब इसका आंसर मैं क्रिएट करता हूं इधर. नंबर 1, मैग्नेट इंड्यूसेस मैग्नेटिज्म इन द आयरन बार. भाई जैसे ये मैग्नेट हमारे पास है लेफ्ट साइड वाला, इसकी वजह से हमारे पास आयरन बार खुद मैग्नेट बन जाएगा. इसको हम लोग कहते हैं इंड्यूस मैग्नेटिज्म. ठीक है? इंड्यूस का मतलब होता है कि विदाउट एनी फिजिकल कॉन्टैक्ट, विदाउट एक्चुअली टचिंग द आयरन बार, दिस बिकम्स अ मैग्नेट. भाई सीधी सी बात है कि घूरने से भी आप जो है आप में फीलिंग्स आ सकती हैं. सही है? डू यू अंडरस्टैंड दिस आइडिया? कि भाई अभी जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने गुस्से से देखा तो आप डर जाओगे. सही है? यू अंडरस्टैंड दिस आइडिया, लॉजिक? तो इसका मतलब है इंड्यूस अ सर्टेन काइंड ऑफ अ फीलिंग, राइट? खैर,
विदाउट एनी फिजिकल कांटेक्ट। मैंने आपको मारा भी नहीं, लेकिन आप में खौफ आ जाएगा। समझ गए? डू यू अंडरस्टैंड दिस आइडिया? अब जरा सुनो, उसके बाद क्या हुआ, मैंने एक पॉइंट लिखा है, साइड फेसिंग साउथ पोल ऑफ मैग्नेट बिकम्स अ नॉर्थ पोल एंड अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट। जरा इधर देखो, ये वाली जो साइड है, ये वाली जो साइड है, ये किस तरफ फेस कर रही है? ये साउथ पोल को फेस कर रही है मैग्नेट के, तो ये कौन सा पोल बन गया? नॉर्थ पोल बन गया। समझ गए? अब जाहिर सी बात है कि अनलाइक पोल्स के बीच में क्या होता है? अट्रैक्शन होती है। फिर उसके बाद जैसे जैसे आप इसको करीब लेकर आए हो तो हमारे पास अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ती चली जाएगी। मैंने वही लिखा है, एज मैग्नेट्स नहीं है, मैग्नेट comes closer to iron bar, attractive forces become stronger than the friction force and the bar moves. Simple as that. सही है? Copy this answer. सवाल बोलता है, an electric circuit consists of a battery, a variable resistor and connecting wires. सेक्शन पी क्यू हमारे पास ये वाला सेक्शन है, आपको नज़र आ गया होगा। और फिर मुझे बोलता है एंड क्यू आर ऑफ द कनेक्टिंग वायर, सेक्शन क्यू आर जो है, दिस इज द सेक्शन क्यू आर। इज दैट क्लियर? सो आई हैव आइडेंटिफाइड द सेक्शंस यूजिंग कलर्स। और मुझे बोलता है सेक्शंस पी क्यू एंड क्यू आर ऑफ द कनेक्टिंग वायर आर इन अ रीजन ऑफ स्पेस वेयर देयर इज अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का मतलब है कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड होगी, मैग्नेटिक फील्ड कम ज़्यादा नहीं होगी। इज दैट क्लियर? सो फार सो गुड। फिर मुझे बोलता है द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज इनटू द पेज। ओके, सो अपेरेंटली द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज ऑलरेडी डिस्प्लेड बाय क्रॉसेस ओवर हियर, विच सिग्निफाइज दैट द फील्ड इज इनटू द पेज। यहां तक भी बात समझ में आ गई। फिर मुझे कहता है द करंट कैरिंग वायर इन द मैग्नेटिक फील्ड कैन एक्सपीरियंस अ फोर्स। डेफिनेटली यस। इन द टेबल मार्क वन टिक इन ईच कॉलम टू इंडिकेट द फोर्स ऑन पी क्यू एंड द फोर्स ऑन क्यू आर। अब सबसे पहला काम हमें ये करना है कि भाई इसके अंदर पहले मुझे करंट को ट्रेस करना है कि करंट का क्या डायरेक्शन चल रहा है। ज़रा इधर देखो, हमें पता है कि भाई दिस साइड इज गोइंग टू बी द पॉजिटिव साइड और ये साइड मेरे पास नेगेटिव साइड होगी। हमें पता है कन्वेंशनल करंट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम द पॉजिटिव साइड टू द नेगेटिव साइड। तो इसका मतलब है, ज़रा इधर देखो, करंट हमारे पास यूं जाएगा, यूं जाएगा। इसका मतलब है कि पी क्यू रीजन में हमारे पास करंट का डायरेक्शन ये होगा और क्यू आर रीजन में करंट का डायरेक्शन ये होगा, डाउनवर्ड होगा। यहां तक पहुंच गए। अब लेट्स प्रेडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ द फोर्सेस यूजिंग फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। आपका लेफ्ट हैंड रूल की पोजीशन ये होनी चाहिए। अब जरा सुन लो, लेट मी अप्लाई दिस रूल। आपको मैं गाइडेंस देता हूं, याद करो, फर्स्ट फिंगर इज द फील्ड फिंगर, कि फील्ड जिस तरफ जा रही होगी उस तरफ आपको करना पड़ेगा। इस पर्टिकुलर केस में यू हैव टू एम योर वेरी फर्स्ट फिंगर ऑफ योर लेफ्ट हैंड into the board that you are seeing right now। समझ गए? ये भी हो गया। उसके बाद जो आपके पास जो आपकी मिडिल फिंगर है, that depicts the direction of the conventional current। करंट हमारे पास राइट साइड पे जा रहा है, तो प्लीज एम योर मिडिल फिंगर टूवर्ड्स योर राइट लुकिंग एट दिस डायग्राम। ये जब किया तो थंब का डायरेक्शन किस तरफ आ रहा है? टॉप साइड पर आ रहा है। तो इसका मतलब है कि पी क्यू सेक्शन में जो फोर्स लगेगी वो ऊपर की तरफ लगेगी। समझ गए? इज दैट क्लियर? नाउ आई वॉन्ट यू टू अप्लाई द सेम थिंग फॉर सेक्शन क्यू आर। लगाओ इसमें भी फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, राइट साइड पे लगेगी। तो इसका मतलब है कि इधर जो फोर्स आएगी वो राइट साइड पे आएगी। समझ गए? सही है। पी क्यू में ऊपर है और क्यू आर में राइट साइड पर है। अब इस टेबल को आप मुझे भर के बताओ, पी क्यू में ऊपर थी ना, तो इसमें कौन से वाले पे टिक लगेगा? बताओ। फोर्स टूवर्ड्स द टॉप ऑफ द पेज। और सेक्शन क्यू आर में फोर्स टूवर्ड्स द राइट ऑफ द पेज। समझ गए? बस इतना करना था 2 मार्क के लिए, तो और क्या करना था? सही है? हो गया? इधर सुनो,
अब ज़रा सुनो, सो फार हमने एक चीज़ नोटिस की थी कि इस डायग्राम के अंदर बैटरी की पोलैरिटी ये थी। इस सवाल में इसने हमसे बोला है, जो ये वाला सवाल है, ज़रा सुनो, द बैटरी इन द सर्किट इन फिगर 7.1 इज रिवर्स। इसने बैटरी को ही रिवर्स कर दिया। अगर बैटरी को रिवर्स किया तो करंट का डायरेक्शन रिवर्स हो गया। तो इसका मतलब है स्टेट एंड एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑन दिस पी क्यू एंड क्यू आर। भाई सीधी सी बात है, इफ द करंट इज रिवर्स द फोर्सेस विल रिवर्स एज वेल। दैट वाज इट, सिंपल सा जवाब है। आपको दोबारा से फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगाने की भी जरूरत नहीं है, बस दैट इज इट। तो आप इसमें लिखोगे कैसे 2 मार्क के लिए? लिखना भी तो इंपॉर्टेंट है। मैं लिखवाता हूं। फिर ये कह रहा है, सुनो, द वेरिएबल रेसिस्टर इज एडजस्टेड and the current in the circuit decreases. Be very careful. इस बार इसने रिवर्सल नहीं किया है, इसने सिर्फ करंट्स को गिराया है, ठीक है। Suggest one effect of decreasing the current. क्या हो जाएगी? बस सिंपल एज दैट, आप इतना ही लिख दो, the forces will decrease। जाहिर सी बात है, सही है। The forces in section PQ and QR will decrease। बस सिर्फ इसने सजेस्ट बोला था, मैंने वही लिखा है। समझ गए भाई? जाहिर सी बात है, जब करंट गिरेगा तो फोर्स कम हो जाएगी। मूवमेंट लिख दो या फोर्स लिख दो, सही है। वैसे फोर्स, क्योंकि हम लोग पूरा सवाल फोर्स पे था, तो फोर्स ही सेंसेबल लग रहा है ज़्यादा, सही है। हो गया ये वाला सवाल सॉल्व। लेट्स टेक अ 1 मिनट ब्रेक। ये कह रहा है, guys, enough. Figure 7.1 shows part of a DC electric motor. Apparently you can see that there is a motor, there is a coil between 2 magnets, right? उसके बाद मुझे बोलता है a coil of wire ABCD is placed between the poles of the magnet. The wires, the coils are placed between the poles of a magnet. You can clearly see that. Ends X and Y are connected to a commutator and a battery. You can clearly see that कि हमारे पास यहाँ पर एक commutator भी लगा हुआ है, सही है। State why there is a force on side AB of the coil. मुझे इसने बोला है कि इस वाली साइड AB पर मेरे पास फोर्स क्यों लग रही होगी। इसका जवाब आप क्या लिखोगे? एक मिनट, अभी डायग्राम बनाना बहुत मुश्किल हो जाएगी, ज़रा सुन लो। लिसन, हमें पता है कि सेक्शन ए बी है, हमें पता है, इसमें खुद इसने बात की थी इस सवाल के अंदर कि भाई इस कॉइल के अंदर करंट घूम रहा है। तो जाहिर सी बात है कि एक आपके पास मेजर कॉन्सेप्ट ये होता है कि अगर वायर के अंदर ही करंट है तो वायर की अपनी भी एक मैग्नेटिक फील्ड होगी, लाजमी होगी। हमें पता है कि सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड होती है। तो जाहिर सी बात है ए बी सेक्शन की अपनी एक मैग्नेटिक फील्ड होगी। फिर उसके बाद हमारे पास मेजर कॉन्सेप्ट ये है कि भाई ये जो फील्ड होगी, जो इस वायर की मैग्नेटिक फील्ड होगी, ये इंटरैक्ट करेगी कौन सी फील्ड के साथ? परमानेंट मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड के साथ। जब जाहिर सी बात है 2 मैग्नेटिक फील्ड्स के बीच में इंटरैक्शन होगी तो कुछ ना कुछ तो तमाशा होगा, और इस तमाशे को हम लोग फोर्स कहते हैं। इज दैट क्लियर? अब जरा सुनो, वंस अगेन लेट मी रिपीट दिस पॉइंट। वायर ए बी इज कैरिंग अ करंट, देयरफॉर वायर ए बी हैज इट्स ओन मैग्नेटिक फील्ड. This magnetic field interacts with the permanent magnet's magnetic field, leading to an experience of force. Is that clear? Very simple idea. अब इस आंसर को मैं इधर लिख रहा हूँ, कॉपी कर लो इस चीज़ को। ये मैं रिपीट भी कर देता हूँ कि भाई ये मैंने एक आंसर लिखा है, स्टेट वाई देयर इज़ अ फोर्स ऑन साइड ए बी ऑफ द कॉइल। भाई मैंने लिखा कि साइड ए बी ऑफ द कॉइल कैरीज अ करंट एंड देयरफॉर हैज़ इट्स ओन मैग्नेटिक फील्ड। फिर उसके बाद लिखा है कि दिस फील्ड इंटरैक्ट्स विद द मैग्नेट्स मैग्नेटिक फील्ड एंड सो फोर्स इज एक्सपीरियंस्ड। दैट इज इट। ये एक कॉमन जवाब है जो आप मेमोराइज कर लो बाय हार्ट। फरजाद या फरजाद? फरजाद, ओके। मिस्टर फरजाद ने हमसे पूछा
कि सर आपने ये बोला कि ए बी पर तो फोर्स लगेगी, सही है, बट व्हाट अबाउट सेक्शन बी सी ओवर हेयर? भाई बी सी के अंदर हमारे पास फोर्स नहीं लगेगी। द रीज़न इज दैट कि हमारे पास यहाँ पे जो हमारे पास होगा, जो मैग्नेटिक फील्ड होगी, इट इज पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ द करंट, सो देयरफॉर नो फोर्स विल बी एक्सपीरियंस इन सेक्शन बी सी एंड ए डी एज वेल। इन दोनों सेक्शंस पर कोई फोर्स नहीं लगेगी, इस पर और इस पर। BC में कोई फोर्स नहीं है, AD में कोई फोर्स नहीं है, इधर फोर्स है और इधर ऑपोजिट फोर्स होगी। इज दैट क्लियर? ये बात आपको समझना चाहिए। खैर, इसके बाद इसने मुझे बोला है डिस्क्राइब हाउ द कम्यूटेटर, यानी इसको हम लोग कहते हैं स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर, कीप्स द कॉइल रोटेटिंग इन वन डायरेक्शन। मैंने करवाया था, आप लोगों को जोर से बुलवाया भी था इस बात पे। आई आस्क्ड यू टू स्क्रीम आउट वेरी लाउड एंड क्लियर व्हाट इज द फंक्शन ऑफ अ स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर। अब मैं लिख लो इस बात को, ये कह रहा है, मैंने लिखा है स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर का फंक्शन क्या है? द फंक्शन ऑफ अ स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर इज टू रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ द करंट एवरी हाफ साइकिल। सही है, यहां तो हमें भी पता है, बट वॉट डज इट इवन डू? रिवर्सल से क्या होगा? अगर ये रिवर्स होगा तो एवरी हाफ साइकिल मेरे पास जो होगी, जो आपके पास फोर्स भी होगी, वो भी रिवर्स हो जाएगी। समझ गए? अब एवरी हाफ साइकिल फोर्स जब रिवर्स होगी तो मेरे पास सेम डायरेक्शन ऑफ मोमेंट इज मेंटेन्ड इन द कॉइल। इज दैट क्लियर? मोमेंट क्या होता है? टर्निंग इफेक्ट। अगर टर्निंग इफेक्ट क्लॉकवाइज है तो क्लॉकवाइज मेंटेन रहेगा, अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो एंटी क्लॉकवाइज थ्रू आउट मेंटेन रहेगा। अगर आपने ऐसा नहीं किया, स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर नहीं लगाया, आपका जो कॉइल होगा वो मिडिल पोजीशन यानी वर्टिकल ओरिएंटेशन में फड़फड़ा कर रुक जाएगी मोटर। इज दैट क्लियर? क्या बात है। अब जरा इधर देखो, the current in the motor is 2 amperes, okay, that is true, and the battery has an electromotive force of 12 volt in a time of 8 seconds. The motor does 140 joules of work, okay. Calculate the energy supplied to the motor in 8 seconds. हमें पता है कि energy is equal to IVT के बराबर होता है, तो इसका मतलब है कि हमारे पास करंट कितना है? 2 एम्पियर्स है, वोल्टेज कितना है? 12 वोल्ट्स है, टाइम कितना है? 8 सेकंड्स है, तो टोटल एनर्जी 8 सेकंड्स में निकाल सकते हो कितना? ये आ रहा होगा 192 क्या? जूल्स। सही है, तो 192 जूल्स हो गया। इज दैट क्लियर? यूनिट के साथ आपको आंसर लिखना है। फिर मुझे बोलता है द एफिशिएंसी ऑफ द मोटर। एफिशिएंसी आप निकालने के लिए हमेशा एनर्जी आउटपुट ओवर एनर्जी इनपुट लिखोगे और फिर मल्टीप्लाइड बाय 100 अगर आपको शौक है परसेंटेज में कोट करने का। तो भाई आउटपुट एनर्जी हमारे पास कितनी आ रही है? कितनी गिवन है? 140 गिवन है, तो 140 डिवाइडेड बाय इनपुट 192 जूल्स मल्टीप्लाइड बाय 100 करो, कितनी आ रही है एफिशिएंसी? 72 पॉइंट। तो इसका मतलब है कि 73 तकरीबन हमारे पास परसेंटेज आ गई। दैट वाज इट, दैट वाज द इजी पार्ट। क्या? एक और फॉर्मूला होता है पावर आउटपुट ओवर पावर इनपुट मल्टीप्लाई बाय 100, बट बस इतना याद रखो, आउटपुट हमेशा ऊपर आएगा, इनपुट नीचे आएगा। अगर बाय एनी चांस आपकी एफिशिएंसी 100% से ऊपर हो जाए तो इसका मतलब है कि आपने कोई सवाल में प्रॉब्लम क्रिएट किया है। ठीक है, एफिशिएंसी कैन नेवर बी इक्वल टू 100% और मोर देन 100%, इट इज इम्पॉसिबल टास्क। सही है? Okay guys, so this is pretty much it, and we'll continue this lecture in the next class. Take care guys.